हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और हम लोग ने अभी तक टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, टाइम स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में ठीक सीखा। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में और देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, हमने देखा था जब हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पर टेस्ट सिग्नल यूज किए थे। कुछ टेस्ट सिग्नल हमारे थे जो हम इनपुट पे देते थे जब हमने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस किया था। जब हमने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस किया था तो सिस्टम के पे हम कुछ इनपुट देते थे। ठीक है, इनपुट क्या होते थे हमारे, या तो इम्पल्स सिग्नल होता था, ठीक है, या तो यूटी होता था, या आरटी होता था, या पीटी होता था, पैराबोलिक स्टेप स्टेप इम्पल्स रैंप और पैराबोला। ये सारे टेस्ट सिग्नल देते थे। इससे हम क्या करते थे, स्टेबिलिटी चेक करते थे। ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करते थे और ये सारे जो इनपुट हम देते थे इनसे हम सिस्टम की मेरिट चेक करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टाइम डोमेन एनालिसिस करने में इन सारे सिग्नल्स का यूज किया हमने और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, उसकी स्टेबिलिटी और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस किया। फिर आगे जाके जब हमारी स्टेबिलिटी की बात आई तो हमने कई सारे मेथड यूज किए, जैसे राउथ हर्बिट क्राइटेरिया, दूसरा रूट लोकस। तो उसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की जब बात करेंगे तो उसमें भी हमारा एक टेस्ट सिग्नल होगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सिस्टम का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। अभी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस। बेसिकली है क्या, जब हमारा फ्रीक्वेंसी की रिस्पेक्ट में चीज़ें अब देखी जाएंगी, जैसे हमने इनपुट पे क्या फ्रीक्वेंसी अप्लाई की तो सिस्टम का बिहेवियर कैसा था। अभी हमने क्या किया था, जो टाइम डोमेन की बात कर रहे थे उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल लगाए। जैसे कि हमने जब स्टेप लगाया तो एक कंटिन्यूस सिग्नल अप्लाई किया, उसके बाद रैंप जो लगाया तो कंटिन्यूस उसमें चेंज हो रहा था, एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें चेंज हो रहा था। ठीक है, चेंज इन सेंस क्या कह सकते हैं कि जो रेट था वो रेट के हिसाब से उसमें सिग्नल अप्लाई हो रहा था, कि टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही थी। ठीक है, ये स्टेप था और ये हमारा इम्पल्स था। तो इम्पल्स हमारा स्टेबिलिटी को बताता है। उसके बाद ये और ये सारे हमने क्या किया था, इनकी हेल्प से सिस्टम की मेरिट को चेक किया था। वैसे ही हमारा जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास सिग्नल होता है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दो चीज़ों से हमारा नाता है कंट्रोल सिस्टम में। एक तो होता है रिस्पांस, दूसरा होता है स्टेबिलिटी। रिस्पांस बेसिकली हम उसकी करेक्टरिस्टिक को देखते हैं, उसकी मेरिट को देखते हैं। और उसके बाद जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में हम सिस्टम के आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है, आउटपुट में उसका आउटपुट और इन्फिनिटी पे वो किस तरीके का बिहेवियर है, सिस्टम स्टेबल है और नॉट स्टेबल है। ठीक, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हमने देखा, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस की बात करेंगे तो इसको हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक है वो हम सीखते हैं। बेसिकली हमने टाइम में जो स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्स की एनालिसिस की उसमें हमने क्या यूज किया, एलटीआई सिस्टम यूज किया था, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रिक्वेंसी डोमेन है, बेसिकली हम एक मानते हैं कि हमारे पास कोई एलटीआई सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है और इसका कोई ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस है। ठीक है, मान लेते हैं अभी। ठीक है, और हमने क्या किया, इस पर कोई फ्रीक्वेंसी वाला इनपुट लगाया। अभी तक हम टाइम डोमेन की जब बात कर रहे थे तो हमने जो इनपुट्स अप्लाई किए थे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं थे, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, उस टाइम के रिस्पेक्ट में थे, उनमें किसी भी टाइप की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब सपोज दैट हमने एक इनपुट लगाया और जिसका आर ऑफ टी है यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज दैट हमने कोई सिग्नल लगाया ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई ऑफ वन। ठीक है, हमने कोई सिग्नल लगाया साइन जिसका मैग्नीट्यूड जो था, बेसिक तो चीज़ें हम थोड़ी सी यहाँ पे देखते हैं, बाकी डिटेल में हम सिग्नल में देखेंगे। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ठीक है, ये अप्लाइड मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड था सिग्नल का। ये जो है हमारा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ठीक, ये क्या है, फेज है। ये तीन चीजें हैं, ये इनपुट की हैं। इसी तरीके से जो हमारा आउटपुट पे आएगा सी ऑफ टी,
ठीक है, सी ऑफ टी होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किस तरीके का सिग्नल होगा, तो हम देखते हैं बी होगा, ठीक है, और ये होगा साइन ऑफ ओमेगा टी होगा, प्लस का फाई टी होता है, फाई ऑफ टू होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बी है वो आउटपुट का मैग्नीट्यूड है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट पे फेज है। यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट पे सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी टोटली फ्रीक्वेंसी वो सेम होगी एज इट इज, ठीक है। ये क्या होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी के जैसी होगी, ठीक है। जैसे हमारा इनपुट पे जो सिग्नल था जिसकी फ्रीक्वेंसी थी साइनोसॉइडल इनपुट हमने अप्लाई किया, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे तो हम वहां पर साइनोसॉइडल इनपुट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने कोई साइन वेव लगाया, साइनोसॉइडल इनपुट में साइन वेव या कॉस वेव होती है, ठीक है। तो हम साइन, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया साइन वेव, अगर जो यहाँ पे साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस भी हो सकता है बट फेज शिफ्ट से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी फाई ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी होगी, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अब क्या है कि आर ऑफ टी हमारा जो है, ठीक है, तो बी जो होता है, बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई विद जी ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उस ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे वो हमारा वी की वैल्यू होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारा जो आउटपुट पे मैग्नीट्यूड होगा वो इनपुट के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेगा, जो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ में, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड एट अ फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर जो चेंज हुआ इनपुट और आउटपुट से वो था फाई टू, तो फाई टू जो होगा वो फाई ऑफ वन प्लस का एंगल निकलेगा, एंगल क्या होगा, जी ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, एंगल ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दोनों फैक्टर हमने क्या किए, दोनों फैक्टर हमने यहां पे देखे हुए हैं, ठीक है। एक तो मैग्नीट्यूड हमने देखा, एक फेज डिफरेंस देखा। तो यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकला कि हमारा जो सिग्नल होगा, अगर जो इनपुट पे किसी भी फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन के अगेंस्ट अगर जो हम इनपुट पे साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट में भी साइनोसॉइडल इनपुट होगा, बस केवल उसके मैग्नीट्यूड और फेज में डिफरेंस होगा। वो मैग्नीट्यूड और फेज में डिफरेंस किसकी वजह से आता है, वो आता है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वजह से, सिस्टम की वजह से। सपोज दैट ये सिस्टम एम्पलीफाई करता था तो हमारा मैग्नीट्यूड एम्पलीफाई होके आएगा, फेज शिफ्ट ड्यू टू डिले हो जाता है, इसमें जो डिले होगा उसकी वजह से फेज शिफ्ट आएगी। बाकी जो हमने इनपुट पे सिग्नल अप्लाई किया था साइनोसॉइडल, वही हमारा आउटपुट पे होगा। अब हम थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा अगर जो क्या होता है आर ऑफ टी कोई इनपुट है, ठीक है, आर ऑफ टी इनपुट है और जी ऑफ टी उसका ट्रांसफर फंक्शन है, जी ऑफ टी, तो हम क्या करते हैं सी ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए कन्वोल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कन्वोल्यूशन करते हैं अगर जो वो टाइम डोमेन में है, बट अगर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो सीधे हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जैसे आर ऑफ एस मल्टीप्लाई विद जी ऑफ एस हो जाता है, ठीक है। अगर जो इसका लाप्लास इन्वर्स हम ले लेते हैं तो ये अगेन से सी ऑफ टी देने लगता है। ये बेसिक चीज़ें हमारी सिग्नल की हैं, हम सिग्नल में इनको डिटेल से देखेंगे कि जो हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो क्या होती है, कन्वोल्यूशन हो जाता है अगर जो हमने इनपुट पे आर ऑफ टी दिए हैं और ट्रांसफर फंक्शन या हमारा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ टी है तो उसके साथ जो कन्वोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन करने पे हमारा आउटपुट मिलता है, और उस अगर जो हम क्या करते हैं, अगर जो टाइम डोमेन में है तो कन्वोल्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो सीधे मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल सी इतनी सी बात है। तभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड था वो सीधा मल्टीप्लाई होके आ गया था, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जो हम सिग्नल में इसमें स्टडी करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, वो बेसिकली स्टडी क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं रिस्पॉन्स एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम मानते हैं कि अगर जो अज्यूम करते हैं हमारी दो फैक्टर, अगर जो हम क्या करते हैं इसमें इफ ए कॉमा ए इज कांस्टेंट एंड फाई वन इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक।
तो हम क्या करते हैं, बी वर्सेस ओमेगा एंड, ठीक है, फाई टू वर्सेस ओमेगा, इसकी जो स्टडी करते हैं, यही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। यही एक्चुअली में हम करते क्या हैं, अगर जो हमने इनपुट पे मैग्नीट्यूड भी फिक्स कर दिया, फेज भी फिक्स कर दिया, तो हमारा बी ओमेगा के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है और फाई टू ओमेगा के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। अगर जो हमने क्या किया, ओमेगा यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है, ओमेगा को हम क्या करते हैं, ओमेगा 0 से लेके इन्फिनिटी की तरफ वेरी करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ए वन अगर जो ये दो फैक्टर हमारे पे, यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक ए, ओमेगा और फाई, हम क्या करते हैं, ओमेगा को वेरी करते हैं और इसको कांस्टेंट करते हैं, तो ओमेगा के वेरी होने से इसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है और ओमेगा के वेरी होने से इसके फेज पे क्या फर्क पड़ता है, यही हम यही जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में यही चीज देखेंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब देखो इन चीजों को, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं फेज रिस्पॉन्स। ये हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये हो जाता है फेज रिस्पॉन्स। दो चीजें हो गई, ठीक है। अब एक बार और हम फिर देखते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग यहीं से फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम कोई जो टेस्टिंग सिग्नल कह सकते हैं या इनपुट सिग्नल होगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेंगे। हम साइनोसॉइडल इनपुट लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ए है और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और उसका फेज फाई 1 है, ठीक है। अगर जो हम क्या करते हैं, तो किसी भी एलटीआई सिस्टम पे इनपुट अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट पे क्या होगा, वी जो होगा ए इंटू जी ऑफ जे ओमेगा होगा। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे इसका गेन कितना होगा, सिस्टम का जो सिस्टम का गेन होगा वो इनपुट के गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली आउटपुट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। फेज शिफ्ट निकालेंगे, दो चीजें हमारी आउटपुट पे चेंज होंगी, फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट और आउटपुट की सेम रहेगी, ठीक है। चलिए हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है। मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशन, हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशन बिटवीन साइनोसॉइडल इनपुट and sinusoidal output as a function of input frequency, as a function of input frequency, as a function of input frequency, ठीक है, such that input amplitude and phase are held constant, ठीक है। ये अगर जो constant है, ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या देखते हैं, यही हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। कहने का मतलब है कि जो आउटपुट का फेज और एम्पलीट्यूड है उसको हम इनपुट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे। हम क्या करेंगे, इनपुट एम्पलीट्यूड और इनपुट फेज को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशन बिटवीन इनपुट साइनोसॉइडल एंड आउटपुट साइनोसॉइडल एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी सच दैट इनपुट एम्पलीट्यूड एंड फेज आर टू बी हेल्ड ठीक है, आर टू बी हेल्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। ये बात हो गई, मतलब मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैग्नीट्यूड और फेज के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। हमें क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे देखते हैं। ये अभी बेसिक हमने स्टार्ट किया है, हम इसमें कई सारी चीज़ें देखेंगे, बोर्ड क्लॉज, नाइट क्लॉज, इस तरीके से हम पूरा डिटेल में देखेंगे अभी तो, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास क्या था, एक ट्रांसफर फंक्शन था, एक सिस्टम था जिसका ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1 दे रखा था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट दे दिया साइन ऑफ टी, ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा ये पूछा था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमें करना क्या होगा, ए क्या है, यहाँ पे ए है 1, ओमेगा क्या है, दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है। दो चीजें हो गई, तो अब हमें क्या करना होगा, वी फाइंड आउट करना होगा। आउटपुट क्या होगा, वी ऑफ साइन टी प्लस फाइव, कुछ इस तरीके से वी होगा, फाई 2 या फाई कुछ भी लिख सकते हैं, फेज होगा समथिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू क्या होगी, a इंटू
इसकी वैल्यू देखो, इसको क्या करेंगे जे ओमेगा के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो 1/j प्लस का 1 एट ओमेगा बराबर 1, इसको ये कर लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a इंटू 1/, ठीक है, रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 एट ओमेगा बराबर 1, ठीक है। a इंटू 1/रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर a/रूट ऑफ 2, ठीक है। a की वैल्यू थी 1, ठीक है, a था 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√2। अब हमें सिर्फ φ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो φ2 जो होता है वो φ1 प्लस का, ठीक है, एंगल ऑफ g ऑफ ओमेगा, ठीक है, मतलब ओमेगा पे इसका एंगल फाइंड आउट करना होगा। ये है 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ इसका, एंगल ऑफ g ऑफ ओमेगा, ठीक, एट इसकी वैल्यू फाइंड आउट। इसका ट्रांसफर फंक्शन j ऑफ ओमेगा प्लस 1 है, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर 1 है, ठीक है। तो इसका जब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ओमेगा बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये नीचे था, ठीक है, ऊपर जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1/1 जिसकी वैल्यू होती है -45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, या तो 45, अब एक चीज और आती है, डिग्री को हम, ठीक है, रेडियन में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस का इंटू पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा माइनस का पाई बटे 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, आउटपुट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/√2 साइन ऑफ t माइनस का पाई बटे 4, ठीक है। ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारी, और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने देखा कि जो हमारा आउटपुट का एम्पलीट्यूड है वो इनपुट के एम्पलीट्यूड और सिस्टम के गेन एट अ फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, इस केस में फ्रिक्वेंसी ओमेगा होती है 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, फिर फेज निकाल लेंगे, फेज शिफ्ट कितना हुआ, दोनों को उसमें पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो 1 बटे में है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स होगा तो माइनस आगे आ जाता है। सब मैथ्स की चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से मैथ्स में रिव्यू करिए इन चीज़ों को, ठीक है। अब सपोज दैट हमारे पास e⁻⁻ माइनस का j ओमेगा है, तो इसका हमें एंगल क्या होगा, अगर जो इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस का ओमेगा, लेकिन हम इसको डिग्री में फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री, जब कभी रेडियन में दिया होता है, ठीक है, तो उसको डिग्री में निकालने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री बटे पाई हो जाएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। अगर जो सपोज दैट दिया हुआ है एग्जांपल में e⁻ माइनस का j ओमेगा बटे j ओमेगा प्लस 1, ठीक है, इसका एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो इसका एंगल क्या होगा, माइनस का ओमेगा इंटू 180 डिग्री, ये माइनस का ओमेगा, ठीक है, इंटू 180 डिग्री बटे पाई। अब ये नीचे है तो माइनस का tan इनवर्स ओमेगा बटे 1, ठीक है, ये माइनस इसलिए है क्योंकि अपान में था। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे एंगल को, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा है एस अपान, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन क्या दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है एस अपान एस प्लस पी, ठीक है, एस प्लस पी, ठीक है, ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। और जो इनपुट है इसका एक्स ऑफ टी जो दे रखा है, ठीक, पी कॉस 2t प्लस का 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, और y ऑफ t जो दे रखा है वो दे रखा है cos ऑफ 2t और माइनस का 60 डिग्री, ठीक, ये चीज़ है, दो चीज़ें हमें दे रखी हैं और वैल्यू ऑफ p पूछ रखा है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ p निकालने के लिए हम अगर जो सपोज दैट फर्स्ट मेथड यूज करते हैं तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, ये है 1, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो आउटपुट की वैल्यू 1 आई, कैसे आई, p इंटू अपान j ओमेगा, ठीक है, j ओमेगा बटे j ओमेगा प्लस का p, ये किस वैल्यू पे, 2 पे, ओमेगा बराबर 2 पे, ठीक है। तो
इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऊपर का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा, तो p इंटू ओमेगा बटे नीचे का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये किस पे, ओमेगा बराबर 2 पे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम ओमेगा की वैल्यू 2 डालेंगे। ठीक है, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस का पी का स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, अगर जो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, तो सपोज दैट क्या करते हैं, p को इधर लेके आते हैं, 3p स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 3, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे रूट ऑफ 3। ठीक है, सॉरी, ये स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 4 आएगी, ना कि 4 का स्क्वायर आएगी, ये 4 आएगी। ठीक है, ठीक है, ये 4 थी तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की। एक तो तरीका ये हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ। अब दूसरा तरीका हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड से निकाला। अब हम क्या करते हैं, फेज से निकाल के देखते हैं। तो हमें पता है कि φ2 इज इक्वल टू द φ1 प्लस एंगल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा बराबर 2 पे। ठीक है, तो φ1 कितना है, माइनस का 90 डिग्री है। ठीक है, प्लस का देखो इसका एंगल निकालेंगे तो ये j ओमेगा बटे j ओमेगा प्लस p है, तो इसका एंगल ऊपर वाले का क्या होगा, प्लस का 90 डिग्री। एंगल वाली सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी जब रूट लोकस देख रहे थे। तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसका कितना एंगल बनेगा, माइनस का tan इनवर्स। ठीक है, माइनस का tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ओमेगा बटे p। ठीक है, तो अब ये φ2 कितना है हमारे पास, माइनस का 60 है। तो अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, जब इधर से आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर माइनस का tan इनवर्स ओमेगा बटे p। तो ये माइनस माइनस भी हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा, tan इनवर्स 60 हो जाता है और tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है। ठीक है, बराबर ओमेगा बटे p हो जाता है। ओमेगा की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे √3। तो हमने एक बार उसको फेज से निकाला, एक बार उसके मैग्नीट्यूड से निकाला, तो हमने दोनों तरीके से इसको देख लिया है। ठीक है, अब हम एक्चुअली जो हम स्टडी करने वाले हैं ये हमारी बेसिक चीज़ें थी जो हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में यूज करनी है। ठीक है, तो इसी के कंटिन्यूशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं, हम एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करके देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी रिस्पांस एनालिसिस करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिस्पांस एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर। हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। तो हमारा टाइम डोमेन या लाप्लास डोमेन में जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उस ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखा था वहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, वो भी क्या था, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जब हम देखते हैं तो हमारा CS बटे R ऑफ S था। CS जो आउटपुट इन S डोमेन, तो इसकी वैल्यू जब स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा ओमेगा एन। ठीक है, फिर S स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की ये इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हम क्या करेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो एस को हम रिप्लेस कर देते हैं जे ओमेगा से। यहाँ पर सिग्मा नहीं होता है, सिग्मा क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा उसको किल करता है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की बात करने वाले हैं तो प्योरली जो फ्रीक्वेंसी पे हम बात करने वाले हैं वहाँ पर कोई ऐसा
नहीं होगा जो ओमेगा को किल करे। बेसिकली हम जो इनपुट पे देंगे वो फ्रिक्वेंसी होगी, जो सिग्नल होगा वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में होगा, मतलब उसमें कुछ ऑसिलेशंस होंगे इनपुट पे, इसलिए जो एस को हम रिप्लेस करते हैं वो जे ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर फंक्शन आएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन होगा, उस वो क्या होगा, सी ऑफ जे ओमेगा बटे आर ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा एन, तो एज इट इज होगा एस की जगह पे हम एस की जगह पे जे ओमेगा को रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन इंटू जे ऑफ ओमेगा प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ओमेगा एन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब ओमेगा एन से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू होगी जब जे का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाती है -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, एक स्टेप और लिख लेते हैं, सबसे पहले ओमेगा एन को अभी ऊपर रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन इंटू जे ऑफ ओमेगा। ठीक है, और प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। अब ओमेगा एन से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हम देखते हैं 1/, ठीक है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा इज द इनपुट फ्रिक्वेंसी वेयर ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और ओमेगा जो है जो इनपुट सिग्नल लगाया है उसकी फ्रिक्वेंसी है। दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा। एक ओमेगा एन कट जाएगा तो 2 जीटा जे 2 जीटा, ठीक है, जे 2 जीटा ओमेगा बटे ओमेगा एन। ठीक है, और प्लस का 1। अगर जो हम मान लेते हैं कि हमारा ओमेगा बटे ओमेगा एन क्या है, यू है। ठीक है, म्यू बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मलाइज्ड फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फ्रिक्वेंसी का मीनिंग क्या है, जो हमारा, जैसे हमने इनपुट पे ओमेगा फ्रिक्वेंसी लगाया है और सिस्टम की ओमेगा एन फ्रिक्वेंसी है, तो जब इसका नॉर्मलाइज करेंगे तो ओमेगा बटे ओमेगा एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक नॉर्मलाइज्ड फ्रिक्वेंसी लेके चलते हैं। हमें धीरे धीरे ये हम थोड़ा सा इक्वेशंस डिराइव करेंगे, इसको यू या म्यू जो कुछ कहना चाहें, म्यू मान लेते हैं इसको। तो अब क्या होगा हमारा, आगे हम जब सॉल्व करेंगे 1/, माइनस का म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 जीटा, ठीक है, जे 2 जीटा म्यू और प्लस का 1। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा साइनोसॉइडल, अगर जो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमने क्या किया, एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम है। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा सपोज दैट कोई सिस्टम था। ठीक है, इस सिस्टम पे हमने क्या किया था, एक इनपुट दे रखा था जो था साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी था, जो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम था। दिस इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम, वो भी स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम था। स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा तो इसका जे ओमेगा, इट मीन्स कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ये होगा 1/, इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस का 2 जीटा यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और जो आउटपुट पे आएगा हमारा कोई सिग्नल, तो वो हो जाएगा एम या बी, कुछ इस तरीके से साइन ऑफ ओमेगा टी, और प्लस का कुछ फेज शिफ्ट हो जाएगा ±5 ऑफ। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा। और हम क्या करेंगे, ओमेगा को वेरी करेंगे फ्रॉम 0, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ हमारी हुई। हमारे पास टाइम डोमेन में था ट्रांसफर फंक्शन। टाइम डोमेन जब हम बात करते हैं तो एस मतलब लाप्लास में बात करेंगे। जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन पे बात करेंगे तो प्योरली हमारा जो एस जो होगा वो जे ओमेगा हो जाएगा, एस रिप्लेस्ड बाई जे ओमेगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑसिलेशंस हैं उसको किल करने के लिए रियल पार्ट नहीं होगा, बेसिकली प्योरली हमारा फ्रिक्वेंसी ही होगी। तो हमने क्या किया, एक बार हम फिर से देखते हैं। हमारे पास जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, ओमेगा एन स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन। वहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। अब हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स। हम दो चीज़ों की स्टडी करेंगे। हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में दो चीज़ों की स्टडी करेंगे। एक चीज़ है हमारी
मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और दूसरी चीज है हमारी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यहां पर हम देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेके देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये जे भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा m क्या होगा, m अगर जो हम बात करते हैं m क्या होगा, तो m निकालने की कोशिश करते हैं। m कैसे हम निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/रूट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो पहले रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 जीटा यू का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें u को वेरी करेंगे। बेसिकली हम किसको वेरी करने वाले हैं, हमारा u क्या है, u है ओमेगा बटे ओमेगा एन, तो ओमेगा को हम वेरी कर सकते हैं, तो u को वेरी करेंगे। इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, u को, ओमेगा को वेरी करेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ेगा u पे। तो मैग्नीट्यूड हम देखेंगे कैसे कैसे हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे फाई को हम देखेंगे, ठीक है, हमारा दूसरा फैक्टर होगा फाई, ठीक। तो फाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई एंगल ऑफ सी ऑफ जे ओमेगा बटे आर ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, ये होगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आएगी tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स माइनस में आएगी क्योंकि नीचे था, tan इनवर्स 2 जीटा यू अपन 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, हम दो तरीके की चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, सेकंड वन इज द फेज रिस्पॉन्स। हमारे पास, हम जब रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमें एक मैग्नीट्यूड और एक फेज, दो तरीके की चीज़ों को हमें देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करने के लिए सिस्टम की है। हम जब रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड देखना है, जो आउटपुट मैग्नीट्यूड और आउटपुट फेज है उसको देखना है विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, विद रिस्पेक्ट टू द, हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट का मैग्नीट्यूड कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे, इनपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे आउटपुट का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करता है। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है एज इट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या करते हैं कि इनपुट का जो फेज है, आउटपुट का जो फेज है, वो देखते हैं क्या चेंज आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो दो चीज़ों की हम स्टडी करेंगे, ये आप लोग नोट डाउन करिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना होगा, जैसे हमने स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन याद रखा था, जो कि था ओमेगा एन स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये था टाइम डोमेन में। अगर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस का 2 जीटा J2 जीटा यू, ठीक है, जहाँ पर यू बराबर ओमेगा अपान ओमेगा एन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो आएगा सी ऑफ जे ऑफ ओमेगा अपान आर ऑफ जे ओमेगा होगा। इट मीन्स कि हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन होगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है, फेज निकालेंगे तो ये फेज हो जाएगा। दोनों चीज़ों को ही हम देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है। तो m हमारे पास आ गया, ये वैल्यू होगी 1/√1 माइनस यू स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगी 1/√1 माइनस यू का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 2 जीटा यू का होल ऑफ स्क्वायर। फिर क्या होगा साइन, मतलब जो आउटपुट होगा वो b साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये होगा साइन ओमेगा टी, और जो फेस होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। फेस क्या है, तो ये है फेस माइनस का tan इनवर्स 2 जीटा यू बटे 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये हमारा आउटपुट बनेगा। सपोज दैट हम क्या करते हैं कि टाइम डोमेन में याद करते हैं, जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स निकला था, ठीक है, वो स्टेप रिस्पॉन्स क्या था, ठीक। टाइम डोमेन में जब हमारा स्टेप रिस्पॉन्स सी ऑफ टी हमने निकाला था, वो कुछ ये था e⁻⁻⁰ ओमेगा एन टी अपान √1 माइनस
जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी, ठीक है, और प्लस का फाइव इंटू यू ऑफ टी, ठीक, कुछ ये था। तो इसमें क्या था, ये जो था हमारा ये डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी थी, डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हमारा ये डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी थी। इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें देखा जो हमारा फ्रिक्वेंसी डोमेन में कोई भी डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी नहीं है। डैम्पिंग एक्चुअली होता क्या है कि टू किल द ऑक्सिलेशंस, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि इनपुट ही ऑसिलेटरी इन नेचर है, तो यहाँ पर हमारा डैम्पिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या होता है, डैम्पिंग या रेजोनेंस कंडीशंस हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में डैम्पिंग कंडीशंस और रेजोनेंस characteristics in frequency domain obtained from the resonance behavior of the system, ठीक है, हम क्या करते हैं उसका रेजोनेंस बिहेवियर जब होता है तो वहां पर हम डैम्पिंग का केस देखते हैं या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, हम टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन से कंपेयर करेंगे। टाइम डोमेन में हमारा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि जो इनपुट है वो ऑलरेडी ऑसिलेटरी है, तो ऑसिलेशंस को हमें किल करना ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ना होकर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम देखेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा एम्पलीट्यूड हाई होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। डैम्पिंग इन टाइम डोमेन, डैम्पिंग इन टाइम डोमेन इज टू किल द ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, मतलब टाइम डोमेन में हमारी जो डैम्पिंग थी वो ऑसिलेशंस को किल करती थी, विच कैन नॉट बी डन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बिकॉज द इनपुट इज ऑसिलेटरी इन नेचर। हेंस डैम्पिंग कंडीशंस, जो डैम्पिंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, एंड रेजोनेंस कंडीशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजोनेंस बिहेवियर ऑफ द सर्किट, जो सिस्टम जो रेजोनेंस बिहेवियर होगा वहां से हम वो कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, जो हमारा एम्पलीट्यूड है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड है, हमें दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। जब हम रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमें आउटपुट का मैग्नीट्यूड देखना है और आउटपुट का फेज देखना है, ठीक है। तो जो आउटपुट का मैग्नीट्यूड आया हुआ है वो क्या था, 1/√1 माइनस यू स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2 जीटा यू का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर फाइव था माइनस का tan इनवर्स, ठीक है, 2 जीटा u अपान √2 जीटा u अपान 1 माइनस यू स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा क्या है, हम इन दोनों को ग्राफ को बनाकर देखते हैं। हमें क्या करना है, एक्चुअली जो हमारे पास ओमेगा है उसको वेरी करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा u क्या है, u इज द बेसिकली रेशियो ऑफ ओमेगा बटे ओमेगा एन। बेसिकली अगर जो हम 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा को वेरी करते हैं तो u भी हमारा क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी वेरी होगा। तो हम पहले 0 टू इन्फिनिटी करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर जो हम इसमें u की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ क्या है, मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं, ठीक है, ये हम 0 मान के चलते हैं, इसको 0 है, ठीक है। ये हम m को बनाने वाले हैं यहाँ पे, m को, ठीक है। तो बेसिकली है कि अगर जो हम u को 0 रखते हैं, u अगर जो हमारा 0 है, इफ u इज 0, u 0 है, ठीक है, u अगर जो 0 है तो हमारा क्या होगा, m क्या होगा, m में ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, ये 0, ये अपान में 1 बचेगा, √1 अपान 1 दैट इज 1। तो कहने का मतलब है जब हमारा ये u है, सपोज दैट u है, ठीक है, u इज द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी 0 है या इनपुट फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, तब हमारा मैग्नीट्यूड सेकंड ऑर्डर के केस में 1 होगा। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा इनपुट पे मैग्नीट्यूड होगा वही आउटपुट पे मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर जो 0 होता है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, वहाँ पर कोई ऑसिलेटरी सिग्नल नहीं है, वो एज इट इज टाइम डोमेन की बात करेगा। तो टाइम डोमेन में जो इनपुट पे था वही आउटपुट पे आता था स्टडी स्टेट में, ठीक है। तो अगर जो हमारा
u जीरो है तो इट मीन्स क्या है, हमारा 1 से साइकिल स्टार्ट होगी, यही ग्राफ क्या होगा, या m की वैल्यू 1 होगी। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, u को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, u को बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा आता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। इसके बाद हम जब फाई की वैल्यू देखते हैं तो u जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, 2 जीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो tan इनवर्स जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अगर जो फाई का ग्राफ यहाँ नीचे बनाते हैं, दोनों एक साथ बना के कोशिश करते हैं, अगर ये फाई ऑफ जीरो है तो हमारा जो फाई एंगल होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जीरो से, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब क्या है, u को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ये हमारा जो एंगल होगा माइनस में है, माइनस tan इनवर्स जीटा 2 जीटा u अपान 1 माइनस यू स्क्वायर। यू को बढ़ाएंगे, नीचे भी u को बढ़ाते हैं, ये फैक्टर तो बढ़ेगा लेकिन इसको बढ़ाने की वजह से ये फैक्टर माइनस में बढ़ेगा। तो दोनों का रेशियो होने के बाद में कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जब सॉल्व आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है, जहां पर हमारा यहाँ पे एक पीक मैग्नीट्यूड आता है। तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये मैग्नीट्यूड कहते हैं, इस मैग्नीट्यूड को एम आर मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। रेजोनेंस पे जो मैग्नीट्यूड होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जब हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, जब हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है, वो या फिर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जब इनपुट की फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगी, वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेजोनेंस पे नॉर्मलाइज्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर जो फेस बनेगा, ठीक, वो फेस क्या होगा, फाई ऑफ आर होगा, फेस एट रेजोनेंस होगा, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होगी। अगर जो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड होगा, आउटपुट मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, एम आर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या होगी, जब सिग्नल जहां तक 1 या उससे ज्यादा का आउटपुट होगा, ये हो जाती है हमारी बैंडविड्थ, यू ऑफ वी। कहने का मतलब है अगर जो बैंडविड्थ के अंदर है तो हमारा सिग्नल आउटपुट सिग्नल ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर होगा, उसके बाद में हमारा जो आउटपुट होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करते हैं तो किन किन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे, वो फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख के देखते हैं। अगर जो हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करना है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पैरामीटर क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पैरामीटर, वो पैरामीटर कौन कौन से होंगे हम वो देखते हैं। हमें क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यू आर देखना होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारे पास, एम आर होगा। एम आर क्या होगा, रेजोनेंट पीक या पीक मैग्नीट्यूड। पीक मैग्नीट्यूड दो चीजें होगी। तीसरा क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फाई ऑफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। चौथा क्या होगा, बैंडविड्थ होगी, यू ऑफ वी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ठीक है। पांचवा क्या होगा, फेज मार्जिन, और छठा होगा गेन मार्जिन, ठीक है। हम जब कभी भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करेंगे तो ये 6 पैरामीटर को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने क्या किया, जब टाइम रिस्पांस एनालिसिस देख रहे थे तो हमने देखा टी को देखा था, टी आर को देखा, टी एस को देखा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स की हेल्प से हमने टाइम रिस्पांस एनालिसिस को देखा। जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसके बाद
रेजोनेंट पीक आएगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, फेज एंड रेजोनेंट, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बैंडविड्थ देखेंगे, फेज मार्जिन, गेज मार्जिन हम आगे बात करेंगे। अभी इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हम ये 4 पैरामीटर देखेंगे, इनके फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें, तो यू आर क्या होगा हमारा, हम इनके फॉर्मूला को हमें याद रखना होगा फर्दर न्यूमेरिकल के लिए। यू आर जो होगा, यू आर बेसिकली क्या है, नॉर्मलाइज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है तो उसकी हेल्प से √1 - 2 जीटा स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास हमें पता है u ऑफ r क्या होगा, ओमेगा ऑफ r बटे ओमेगा ऑफ n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, तो इसकी हेल्प से हमें क्या होगा, ओमेगा ऑफ r, मतलब जो इनपुट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे हमें पता चलेगी, ओमेगा ऑफ 1 - 2 जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये जीटा वो वाला जीटा सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। क्रिटिकल डैम्पिंग की जब बात करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग कब होगी हमारी, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग होने के लिए हमें ये फैक्टर क्या करना होगा, 1 करना होगा। क्रिटिकल डैम्पिंग का मीनिंग क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग हमारी तब होगी, क्रिटिकल डैम्पिंग तब होगी जब हमारा सिस्टम एक्चुअली रेजोनेंट में होगा। रेजोनेंस कब अकर होगा, जब ओमेगा आर बराबर ओमेगा एन होगा, मतलब जो इनपुट की फ्रिक्वेंसी होगी और जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, दोनों सेम होंगे। तो ये फैक्टर जब 1 करेंगे तो हमारा यहाँ से जीटा बराबर क्या होता है, 1/√2 निकलता है। तो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग जो होगी यहाँ पर, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशंस क्या होंगी, डैम्पिंग कंडीशन मतलब क्या है कि अगर जो हम जीटा को इतना मेंटेन कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जीटा इतना है किसी सिस्टम का, तो इसका मतलब इनपुट और सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। तो हमारा जो टाइम डोमेन एनालिसिस था वहाँ पर जीटा की वैल्यू 1 थी एज अ डैम्पिंग, लेकिन यहाँ पर जीटा की वैल्यू √1/√2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो यहाँ से हम चीज़ें देखते हैं कि हमारा जीटा 0 है तब होगा अनडैम्प, कोई डैम्पिंग अप्लाई नहीं है, ठीक है। फिर जीटा 0 से जीटा ग्रेटर देन 1/√2 है, तो ये हो जाएगा अंडर डैम्प सिस्टम है, ठीक है, अंडर डैम्प सिस्टम है। इसके बाद जीटा 0 से आगे 1/√2 से आगे हम जाएंगे, जीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये ओवर डैम्प सिस्टम है, ठीक है, ओवर डैम्प सिस्टम है। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर था, फर्स्ट पैरामीटर हमने क्या किया, यू आर फाइंड किया। यू आर की वैल्यू ये होती है, हमें याद रखनी है इसको। सेकंड पैरामीटर क्या होगा, हम यू आर रफ नहीं करेंगे, उसके नीचे सेकंड पैरामीटर लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पैरामीटर हमारा होता है एम आर, तो रेजोनेंट पीक या पीक एम्पलीट्यूड, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 जीटा, ठीक है, 1 - जीटा स्क्वायर, पीक मैग्नीट्यूड या पीक रेजोनेंट, ठीक है। तो हमारा जो जीटा होता है, ठीक है, जीटा 0 से लेके जीटा लेस देन √2 यहाँ तक वेरी करता है। तो जीटा अगर जो 0 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एम होगा हमारा, एम होगा इन्फिनिटी, ठीक है। फिर ठीक है, कि बेसिकली m क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा है। जब जीटा कम होगा तो m बड़ा होगा, इसकी वैल्यू √2 रखेंगे। ये क्या होगा, पूरा फैक्टर, ये अगर जो √2 यहाँ पर रखेंगे, जब हम इसकी वैल्यू √2 रखेंगे, ठीक है, तो √2 ये सारा को सॉल्व करने के बाद हमें हमारा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो जीटा जैसे जैसे बढ़ता है, जीटा बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड जो है हमारा, मतलब सिस्टम का जो आउटपुट है वो कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स ये इन्वर्सली रिलेशन है, जीटा को हम बढ़ाएंगे मतलब डैम्पिंग हम बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली आर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट का एम्पलीट्यूड भी कम होता चला जाएगा। मतलब जो ऑसिलेशंस हैं उनकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा क्या होगा, जो हमने उसमें टाइम डोमेन में देखा था एमपी था, ठीक, पीक मैग्नीट्यूड जो था
वो क्या था, e टू द पावर माइनस का जीटा पाई बटे रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर था, ठीक है। एम पी की वैल्यू कुछ इस तरीके से थी, वहाँ पर हम जीटा 0 से जीटा 1 करते थे, यहाँ पे 1/√2 करते हैं, वहाँ पर हम जीटा 1 करते थे। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आता था, जब जीटा को 0 डालते थे तो इसकी वैल्यू आती थी 1 और लेस देन और इक्वल टू एम पी 0। ये कुछ इस तरीके से थी, जब जीटा 1 डालते थे तो इसकी वैल्यू 0 आती थी, ठीक है। तो ये हमारा उसमें था, ठीक है। फिर हमारा क्या था, फाई ऑफ आर है, एमपी जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए हम वहां पर देखते थे, ठीक है। अब हमारा फाई ऑफ आर है, हमारे पास ये 4 पैरामीटर हैं, वो देखेंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में रेजोनेंट फेज क्या होगा, ठीक है। आउटपुट पे जो फेज होगा एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, फेज जो होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस का tan इनवर्स, ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर बटे जीटा। वहाँ पर जो हमारा सिस्टम का फेस आ रहा था, ये आउटपुट का फेस है, वहाँ पर जो फेस था उस फेस की वैल्यू जो थी हमारी वो थी tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स, ठीक, रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर बटे जीटा थी। यहाँ पर जीटा जो है वो 2 जीटा हो गया, ठीक है, ये याद रखना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद क्या था, फाई जो था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास u ऑफ v था, बैंडविथ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है रूट 4 जीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 जीटा, इसकी पावर 4 हो जाएगी जीटा स्क्वायर, प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, ठीक है। और या तो एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारे पास ओमेगा एन। तो हमें ये 4 फॉर्मूले याद रखने होंगे। फर्स्ट जो ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, ठीक है, √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। यहाँ पर जहाँ जीटा स्क्वायर आएगा एक्चुअली वहाँ पर 2 भी आएगा, लेकिन इसके केस में नहीं आता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एम आर जो है 1/2 जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फेस, फेस कितना हुआ एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे, तो tan इनवर्स 1 माइनस, जैसे आउटपुट पे फेस था सिमिलर फेस था, बस यहाँ पे क्या है 2 जीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी है, तो हमें पता है u बराबर ओमेगा बटे ओमेगा एन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा एन, ये ओमेगा वी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एन के साथ में ये सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम ओमेगा वी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कोई, ठीक है। इसके बाद u ऑफ v अगर जो हमें फाइंड आउट करना है तो एक शॉर्टकट फार्मूला होता है 1.85 माइनस का 1.2 जीटा। अगर जो हमें जीटा की वैल्यू पता है तो कुछ ये दोनों सिमिलर फार्मूला है। अगर जो हमें शॉर्टकट, ये शॉर्टकट के लिए हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू अगर जो हमें निकालनी है तो ये निकालनी होगी। तो हमें याद रखने होंगे ये पैरामीटर्स, इस पैरामीटर्स की हेल्प से, जैसे हमने उसमें टी डी देखा, टी आर देखा, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, डिले टाइम, वो सारे फार्मूले देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे कुछ फार्मूला हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी यू आर क्या होगा, ठीक, एम आर क्या होगा, ठीक है, फाई ऑफ आर क्या होगा और यू ऑफ वी क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद करनी है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जो हमारा बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ जो होगी मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब जिस सिस्टम की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी वो सिस्टम में स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन क्या होगी, बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉइज भी होता है, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती उतनी सिस्टम में नॉइज भी होगी। टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, हमने देखा था जो राइज टाइम था वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो जिसका राइज टाइम कम है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सिमिलरली हमारे यहाँ बैंडविड्थ का काम होता है, ठीक है। जैसे हम वहाँ पर पीक मैग्नीट्यूड देखते थे, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, रेजोनेंस मैग्नीट्यूड है। वहाँ पर हम क्या करते थे, फेस देखते थे, यहाँ पर रेजोनेंस फेस है, फेस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फेस है, रेजोनेंस। तो अगर जो हमें सिस्टम की स्टडी करनी है सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो ये फॉर्मूले हमें याद कर लेने हैं बेसिकली। वैसे हमने देखा, अगर जो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन लिया। किसका ट्रांसफर फंक्शन लिया, टाइम डोमेन में लिया, मतलब एस
लाप्लास वाला ट्रांसफर फंक्शन लिया, उसमें जे ओमेगा से रिप्लेस किया, फिर उसकी हेल्प से हमने क्या किया, ओमेगा बटे ओमेगा एन को एक फैक्टर कंसीडर किया यू, जिसको बोल दिया नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी है। वहां से नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी रखने के बाद में हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला सिस्टम का, जो कि था फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन निकाला जिसकी वैल्यू थी 1/1 माइनस यू स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन यू। ठीक है, इसके बाद क्या था, वहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने निकाला, फिर फेज निकाला, फिर मैग्नीट्यूड और फेज निकालने के बाद में हमने क्या किया, सी ऑफ टी निकाला। हमने जो पहली क्लास स्टार्ट, इसी क्लास स्टार्ट होने के पहले हमने क्या देखा था कि जो बी आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड है और आउटपुट का फेज है वो चेंज होगा, बाकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट पे अगर जो साइनोसॉइडल है तो आउटपुट पे भी साइनोसॉइडल सिग्नल रहेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि डैम्पिंग जो है वो टाइम डोमेन में ऑसिलेशंस को किल करती थी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी इनपुट सिग्नल के पास ऑसिलेशंस हैं, तो यहाँ पर ऑसिलेशंस वाली बात नहीं होगी, न यहाँ डैम्पिंग वाली बात होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर जो रिस्पॉन्स एनालिसिस करनी है तो हमें रेजोनेंस की कंडीशंस देखनी होगी। रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्चुअली जो इनपुट की जो फ्रिक्वेंसी है और जो हमारे सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा आउटपुट पे वो राइज कर जाता है, वो मैक्सिमम आएगा, वो पीक वैल्यू आएगी, और वहाँ पर बैंडविड्थ में फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि यू आर बराबर √1 माइनस टू जीटा स्क्वायर, यू आर बराबर, ठीक है, एम आर बराबर 1/2 जीटा और √1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसके बाद जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी थी, रेजोनेंट फेज जो था माइनस का tan इनवर्स √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर बटे जीटा। ठीक है, यू बी बराबर √ फिर √ के अंदर 4 जीटा की पावर 4 माइनस का 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2, फिर उसके बाद में 1 + 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर हो जाता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। बेसिकली जब एग्जाम में पूछा जाता है तो 1.85 माइनस का 2 जीटा, ये वाली वैल्यू हमें एग्जाम में लिखनी होगी। हमें करना क्या है कि हमें शॉर्टकट बनाते हुए चलना है। हमने जैसे ये फार्मूले लिख लिए, हम शॉर्ट नोट्स से बनाएंगे तो इन फार्मूले को हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स में रखना है, पूरी थ्योरी नहीं रखनी। हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाला, उसके बाद ये फार्मूलेज लिख लेंगे। इस तरीके से हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इनको बार बार जब याद करेंगे तो एग्जाम के टाइम में याद रहेंगे। हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलना है और ये शॉर्ट फॉर्म में, ये शॉर्ट नोट्स में ये फार्मूले नोट डाउन करने और याद करने। ठीक है, आगे हम मिलते हैं और देखते हैं। ठीक है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, उसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे जिसमें पोलर प्लॉट के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, पोलर पढ़ते हैं कल। ठीक है, थैंक यू सो मच।